Hello, my dear student. We are going to learn a new chapter in physics. Okay? Chapter number 11, Work and Energy. Okay? So both the words are very familiar word. We are using our day-to-day life. Okay? Work. Many places we are using the word work. Okay? For example, okay, you are reading for the 2 hours, so we can say that you are working very hard. We are doing any activities, okay, in which we are using the energies, so we can say that we are doing the work. Okay? But in our day-to-day life, for any kind of physical and mental activities where we are using some energies, so we are said that we are doing the work. Actually, in terms of physics, this is not a work. Okay, in our routine life, day-to-day life, for any physical activity or any mental activities, we are using the word कि we are doing work so and so. Okay? But in terms of physics, this is not a work. In terms of physics, work is a different terms. It has a different definition. In terms of science, in terms of physics, okay, what is work? We have to study in this chapter. Okay, so in terms of physics, how we can define the work? Okay, so in terms of physics, in terms of science, work, we can say that if we are apply the forces on any body or any object, and because of this force, if body is displaced, it move in direction of applied force, then only we can say that work is to be done. तभी हम बोल सकते हैं कि वहां पे कुछ वर्क हुआ है. मतलब वी आर अप्लाई द फोर्सेस. अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसको फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी है फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, मूव होता है, तभी हम बोल सकते हैं कि वी आर डूइंग वर्क ऑन दिस ऑब्जेक्ट और ऑन दिस बॉडी. वो बॉडी पे हमने कुछ वर्क किया है, ठीक है, उस पे कुछ वर्क हुआ है, वहां पे कुछ एनर्जी है वो यूटिलाइज हुआ है. सो हाउ वी कैन डिफाइन द वर्क? ओके, सो वर्क इज said to be done. Work is said to be done if a force is applied on the body or any object. Okay? If force is applied on the body or object and the body or object is displaced, it means कुछ displacement होगा, कुछ moment होगा, okay, in direction of applied force. In direction of applied force. अगर हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स की डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होता है, मूव होता है, तो वी कैन से दैट वर्क इज टू बी डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और वी आर अप्लाइंग द फोर्स. अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और ये ऑब्जेक्ट मूव होके यहाँ पे आ जाता है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, एस होता है, तो वी कैन से दैट वर्क इज टू बी डन. यहाँ पे वर्क हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर पुशिंग एनी ऑब्जेक्ट, अगर कोई हम क्लासरूम में बेंचेस है, बेंचेस को हम धक्का मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो बेंचेस मूव हो रही है इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. सो वी आर डूइंग सम वर्क ऑन बेंच. बेंच पे हमने कुछ वर्क किया है,
ठीक है, बेंच पे पड़ा हुआ बुक्स है, बुक्स को हम हाथ से लेके ऊपर लिफ्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो हमने बुक पे फोर्स अप्लाई किया और फोर्स की डायरेक्शन में बुक है वो ऊपर उठ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वी कैन से दैट वी आर डूइंग सम वर्क ऑन बुक, बुक पे हमने कुछ काम किया है। ठीक है, अगर हम कोई भी ट्रॉली है उसको पुश कर रहे हैं या तो पुल कर रहे हैं, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन में वो ट्रॉली है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वी आर डूइंग वर्क ऑन ए ट्रॉली, ट्रॉली पे हमने वर्क किया है। ठीक है, मतलब कोई भी जगह पे जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट है या तो कोई भी बॉडी है जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के बावजूद अगर वो बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, कुछ मूव होता है, तब हम बोल सकते हैं कि वी आर डूइंग सम वर्क ऑन दिस ऑब्जेक्ट और बॉडी, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हमने वहां पे कुछ वर्क किया है वो बॉडी पे। ठीक है, अगर बॉडी मूव नहीं होता है तो चाहे कितना भी फोर्स लगा लिया फिर भी वर्क क्या रहेगा, जीरो। फॉर एग्जाम्पल, हम वॉल है, क्लासरूम की वॉल को हम धक्का लगाते, पुश करते, चाहे कितना भी धक्का लगा ले, कितना भी पुश कर ले, वॉल है वो वहां से हिलने वाला नहीं है, मूव होने वाला नहीं है। तो वहां पे हमने एनर्जी तो वेस्ट किया, हमने फोर्स तो लगाया, पर जो वॉल है उसका मूवमेंट है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो वहां पे वर्क क्या रहेगा, जीरो, मतलब वहां पे वर्क नहीं होता है। ठीक है, अगर कार पड़ी हुई है, ट्रक पड़ा हुआ है और हम उसको पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं, हम पसीना छूट जाता है, इतनी एनर्जी हमारी लॉस्ट हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, पर ट्रक या तो कार जरा सा भी हिल नहीं रहा है, तो वहां पे जो वर्क हो रहा है वर्क क्या है, जीरो है, मतलब वहां पे कोई वर्क हो नहीं रहा है, वहां पे वर्क है वो जीरो है। मतलब वर्क कभी हो पाता है जब when we are applied the forces on object or a body or body or object is displaced in direction of applied force, we can say that work is done on the body. ओके, वो बॉडी पे वर्क हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने फोर्स लगाया, अगर ये ऑब्जेक्ट एस डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो रहा है तो वी कैन से वर्क इज टू बी डन, वर्क यहाँ पे हो रहा है। मतलब कोई भी जगह के वर्क होने के लिए दो कंडीशन नेसेसरी, अगर दिस टू कंडीशन शुड बी फुलफिल, अगर दो कंडीशन फुलफिल होती है तभी हम बोल सकते हैं कि वर्क इज टू बी डन, अदरवाइज वर्क इज रिमेन जीरो। तो कौन सी कंडीशन हुई, दो कंडीशंस रहती है वर्क इज ओके। पहली कंडीशन क्या है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, बॉडी पे हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, बॉडी इज डिस्प्लेस, बॉडी है वो डिस्प्लेस होना चाहिए, मतलब फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, फोर्स भी जीरो नहीं होना चाहिए, फोर्स की कुछ वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, और एस इज ऑल्सो नॉट जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं होना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि वर्क इज टू बी डन। मतलब दिस टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये दोनों में से एक कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट इफ एस इज जीरो, ओके, एंड फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर हम फोर्स लगाते हैं पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो हियर वर्क इज जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि हम कोई बड़ा सा स्टोन पड़ा हुआ है, वो स्टोन को हम पुश करने की कोशिश करते हैं, वो स्टोन को मूव करने की कोशिश करते हैं, पर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स से वो स्टोन मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एस जीरो है, तो फोर्स हमने लगाया है, फिर भी वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो दिस टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, ये दो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि हमें फोर्स लगाना है और फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस होना, तब वी कैन से द वर्क इज टू बी डन, वर्क होता है। ठीक है, तो हाउ वी कैन राइट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स फॉर्मूला ऑफ वर्क। ठीक है, कैसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स वी कंसीडर, लेट कंसीडर फोर्स एफ
is act on body and body is displaced with distance s. Okay, then we can define work is product of applied force and displacement in direction of force. ठीक है, अगर हम F फोर्स लगाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट पे हम अगर F जितना फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट है वो S जितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट उनको हम बोलते हैं वर्क. So work should be defined as force into displacement. So mathematically we can write work is equal to product of multiplication of applied force into displacement in the direction of applied force. उनकी direction में जो displacement हो रहा है उसको हम बोलते हैं work. So work is defined as a force into displacement. Okay? तो यहाँ पे वर्क का यूनिट कब क्या होगा, हम देखते हैं वर्क का यूनिट. तो वर्क का यूनिट क्या होगा, वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन and unit of displacement is meter. So we can say that the SI unit of work is Newton into meter. So SI unit of work is Newton into meter. जो न्यूटन इंटू मीटर है इनको हम शॉर्ट फॉर्म में जूल भी बोल सकते हैं. सो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. वर्क है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगी और उसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर और जूल. वर्क को डायरेक्शन के साथ कोई मतलब नहीं है. ठीक है, सो इट्स ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज 1 न्यूटन इनटू मीटर. दिस इज इक्वल टू 1 जूल. सो व्हेन वी कैन से दैट 1 जूल वर्क शुड बी डन. ओके, सो इफ 1 Newton force is applied on body and body is displaced with 1 meter. Okay? So we can say that work done is 1 joule. Work done कितना होगा, 1 joule होगा. It means force is equal to 1 Newton, displacement is equal to 1 meter. So we can say that work is 1 Newton into 1 meter. So 1 Newton into meter. So we can say that 1 joule. So we can say that work done is 1 joule. Okay, and this is the SI unit or MKS unit of a work. Okay, so what is the CGS unit of a work? So CGS unit of work, okay, so this we are getting is अर्क्स, जिसको हम बोलते हैं अर्क्स. अर्क्स है वो एक CGS यूनिट है वर्क का. ठीक है, एंड अर्क्स इज इक्वल टू 10 to the power -7 जूल. इसका रिलेशन होता है 10 to the power -7 जूल. और alternate we can run joule is equal to 10 to the power 7 ergs we can write. Okay, this is the CGS unit of a work. Okay, so this is the mathematical form of a work. So work should be defined is equal to force into displacement. दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है. ठीक है,
अब हमने देखा, ठीक है, कि वर्क कब होता है, जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होता है वो डायरेक्शन में, तब हम वर्क बोलते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम फोर्स अप्लाइड करते हैं, उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाइड करते हैं। मतलब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दोनों से क्या है, ऑपोजिट है। तो तब भी वर्क तो होना होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि फोर्स अप्लाइड हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, पर दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो उसी टाइम पे जो वर्क होता है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क। So work can be positive, work can be negative। और जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता हम फोर्स लगाते हैं फिर भी, ठीक है, मतलब हुआ कि वर्क डन इज जीरो। सो वैल्यू ऑफ वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। किंग सो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तीन पॉसिबिलिटी है वर्क की। तो कब पॉजिटिव वर्क होगा, कब नेगेटिव वर्क होगा और कब जीरो वर्क होगा। तो पहले हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क कब होगा। पॉजिटिव वर्क कब होगा, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट को हम फोर्स लगाते हैं, और ये ऑब्जेक्ट है वो उसी डायरेक्शन में, जो फोर्स की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर वो डिस्प्लेस हो रहा है, मूव हो रहा है, फोर्स हो रहा है, तो हियर वर्क वी आर गेटिंग इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड दिस वर्क इज ए पॉजिटिव वर्क। तो यहाँ पे जो वर्क मिलेगा वो पॉजिटिव वर्क मिलेगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम पुश कर रहे हैं, ठीक है, और बिकॉज ऑफ पुशिंग एक्शन वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो वी कैन से दैट वर्क इज डन इज पॉजिटिव। अगर हम कार चला रहे हैं और कार को हम लीवर दे रहे हैं, मतलब हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में, कार की जो वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो कार की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है। सो वी कैन से दैट इट इज ए पॉजिटिव वर्क। वो वर्क हो रहा है वो कैसा हो रहा है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है। या तो कोई भी चीज को हम हमारी ओर खींच रहे हैं, मतलब इसी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो चीज है वो ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में आ रही है, तो उनको भी हम बोल सकते हैं कि वर्क है वो पॉजिटिव हो रहा है। वहां पे वर्क क्या हो रहा है, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है, एंगल थीटा, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन भी ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जब एंगल दोनों के बीच का एंगल जीरो है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है, वी कैन से दैट वर्क इज पॉजिटिव। हम बोल सकते हैं कि वर्क कैसे हो रहा है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड चीज है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कब होगा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इसी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाइड करते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है इधर आके रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगी और ये उनका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सो हियर वर्क वी आर गेटिंग इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, योर वर्क वी आर गेटिंग इज नेगेटिव। यहाँ पे जो वर्क मिलेगा वो वर्क कैसे मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। क्यों, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिट, मतलब थीटा एंगल है वो है 180 डिग्री के, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। मतलब जब व्हीकल चला रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं और हम उस पे ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक कौन सी डायरेक्शन में हुआ, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन के, जिसकी वजह से क्या होगा, कार रुक जाएगी। सो हियर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोथ आर opposite direction, so we can say that it is a negative work। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कोई भी सरफेस पे मूव कर रहा है, वेलोसिटी, अगर उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है तो अपने आप कुछ देर के बाद वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट पे सरफेस का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है,
तो वहां पे भी जो वर्क हो रहा है वो वर्क कैसा हो रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन है वर्क इज जीरो, वर्क जीरो है, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हम फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, तो दिस ऑब्जेक्ट शुड नॉट मूव, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये डस्टर है, डस्टर को हम ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, चाहे कितना भी फोर्स लगा ले, कितना भी फोर्स लगा ले, वो इधर या इधर मूव करने वाला नहीं है। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वहां पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब फोर्स की डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, उनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। सो जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, सो वी कैन से दैट वर्क डन इज जीरो। सो तीन पॉसिबिलिटी है वर्क के लिए, आइदर वर्क पॉजिटिव हो सकता है, आइदर वर्क नेगेटिव हो सकता है, आइदर वर्क जीरो हो सकता है। तो कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब वर्क नेगेटिव होगा, कब वर्क जीरो होगा। तो हमने देखा कि भाई जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल जो बन रहा है वो एंगल जीरो बन रहा है, सो वी कैन से दैट वर्क इज पॉजिटिव। कोई भी पुशिंग एक्शन है हमारा और पुशिंग एक्शन से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है वो डायरेक्शन, सो वी कैन से दैट इट इज ए पॉजिटिव वर्क, ओके। और दूसरा है नेगेटिव वर्क, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, तो हम बोल सकते हैं कि वर्क इज नेगेटिव। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग में है और हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो वर्क इज नेगेटिव आएगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट को हम परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। मतलब द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री और डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो वहां पे वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। सो वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क कैन बी नेगेटिव और वर्क कैन बी जीरो, ठीक है। तो ये तीनों चीज आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट है जो हायर लेवल का कंसेप्ट है, जो एक्चुअली क्लास 9th के लेवल का कंसेप्ट नहीं है। जब आप क्लास 11th में पढ़ने जाएंगे तब यह कंसेप्ट आपके समझ में आएगा। फिर भी अब मैं आपको हाईलाइट्स कर देता हूं कि वो कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो कभी भी वर्क है वो वर्क मैक्सिमम कब होगा, किंग, वर्क है वो मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो और 180 डिग्री। जीरो और 180 डिग्री होगा। मतलब अगर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में हुए, या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो वी कैन से दैट वर्क इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्क होता है, ठीक है। पर जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तब वर्क है वो मैक्सिमम नहीं होता है। मतलब ओके, वर्क विथ applied force at different angle, वर्क विद अप्लाइड फोर्स एट डिफरेंट एंगल। अगर हम फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स अगर हम अलग अलग एंगल पे लगाएंगे तो क्या होगा, कैसे वर्क हो सकता है, ठीक है। तो मान लिया जाए हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, हम कोई भी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो आसानी से कैसे कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हमें पुश करना है, तो अगर यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो तब जाके हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा एस, वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने फोर्स क्या लगाया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे लगाया है, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, सो वी आर गेट मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द फोर्स, फोर्स का हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलता है और 100% फोर्स इज यूटिलाइज फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए 100% फोर्स यूटिलाइज होता है। पर हमने प्रैक्टिकल किया है कि अगर उसको हम कोई एंगल से पुश करते हैं, ठीक है, तो हमें एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर यही फोर्स है, इसको हम इस एंगल से अप्लाइड करते हैं, सो इट गिव्स द
लेस आउटपुट, उसका आउटपुट मिलेगा वो कम मिलेगा आउटपुट जो है, ठीक है, क्योंकि पूरा फोर्स है, वो पूरा फोर्स है, उसको पुश करने में यूटिलाइज नहीं होगा। अगर ये एंगल को हम इंक्रीज करते हैं तो और यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हमें कम मिलेगा, मतलब पूरा फोर्स उसमें यूटिलाइज नहीं हो रहा है। और यही फोर्स अगर परपेंडिकुलर बन गया तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वर्क बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमें एस क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, यहाँ पे हमें एस क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो इन बिटवीन द थीटा एंड 90 डिग्री, यहाँ पे 0 और 90 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल होगा तो वर्क शुड बी वेरी, वर्क है वो वेरी होगा, वर्क है वो हमें 100% नहीं मिलेगा। तो व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड विथ सम एंगल, तो हम वर्क कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनके लिए भी एक फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला क्या है, वर्क इज डिफाइंड एज एफ एस कॉस थीटा। हमें यहाँ पे कोस थीटा लेना पड़ता है एंगल, क्योंकि कोई भी फोर्स लगता है, अगर ये फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है तो दिस फोर्स 100% यहाँ पे मिलेगा, यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। बट अगर ये फोर्स कुछ एंगल पे लगते हैं, यहाँ पे एफ है वो थीटा एंगल बना रहा है, फोर्स है, तो एफ दो पार्ट में डिवाइड होगा, एफ है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। एफ का एक पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल पार्ट कहलाएगा, ठीक है, और एक पार्ट है उसका वर्टिकल पार्ट कहलाएगा। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उनको हम बोलते हैं एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल पार्ट है उनको बोलते हैं एफ साइन थीटा। इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये क्लास 11th का कंसेप्ट है, अभी आपके समझ में नहीं आएगा, आपको उतने डिटेल में जाना भी नहीं है, पर सिर्फ आपको ये फॉर्मूला मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आप ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़े नहीं है, कोस क्या है, साइन क्या है, वो भी आपके समझ के बाहर है, ठीक है, जिसका वैल्यू भी आपको पता नहीं है। पर अगर कहीं पे आपको अभी फॉर्मूला ऐसा आपके रेफरेंस बुक में देखने को मिले तो आपको एटलीस्ट समझ में आए कि व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड विथ सम एंगल, जब फोर्स है वो 0 डिग्री पे या तो 180 डिग्री पे नहीं लग रहा है, कोई अलग जगह पे लग रहा है, तब जाके हमें वर्क अगर फाइंड करना है तो हाउ वी कैन फाइंड द वर्क वी कैन फाइंड W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा से हम वर्क को फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो अवर फॉर्मूला इज एफ एस कॉस थीटा। सो जब थीटा की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, मतलब पैरेलल लगता है, तो फोर्स कैसे मैक्सिमम मिलेगा कि cos 0 के लिए इसकी वैल्यू आएगी 1, तो वर्क हो जाएगा F इंटू एस। सो वी आर गेटिंग मैक्सिमम वर्क। जो वर्क मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वर्क मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर उसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1। तो यहाँ पे जो हमें वर्क मिलेगा वो वर्क मिलेगा -F इंटू एस, वो भी हमें मैक्सिमम मिलेगा, पर क्या मिलेगा, नेगेटिव वर्क मिलेगा। पर इन बिटवीन अगर कोई वैल्यू यहाँ पे थीटा की बनती है कि अगर थीटा है 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, तो क्या हो सकता है, अगर 30 वैल्यू है तो वर्क क्या होगा, एफ एस कॉस 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर 45 है तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी अलग अलग वैल्यू से हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर 90 होगा तो क्या होगा, एफ एस कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो आगे हमने डिफाइन किया ना कि फोर्स है वो पॉजिटिव कब है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0। नेगेटिव कब है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 180। 0 कब है, जब थीटा की वैल्यू 90 होती है। तो थीटा का इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर अलग अलग एंगल पे हम फोर्स लगाते हैं तो कैसे होता है। तो अब प्रैक्टिकल एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब भी आपको पुश करना है या तो पुल करना है, तब वो जब ऑब्जेक्ट को आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा सकते हैं, सो यू आर गेटिंग मैक्सिमम वर्क, और यू हैव टू यूज मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी यूज करके आप वो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी, अगर मान लीजिए कि बेंचेस है, बेंचेस को हमें पुश करना है, तो अगर बेंचेस को हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाए तो इजीली बेंच मूव होगा। अगर एंगल थोड़ा बढ़ाएंगे तो मूव होगा, धीरे धीरे हम एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो मूवमेंट होना कम हो जाएगा। और बेंचेस के ऊपर हम चाहे कितना भी फोर्स लगा दे 90 डिग्री पे, बेंच मूव
नहीं होगा, वर्क जीरो हो जाएगा. ओके, सो दिस कंसेप्ट ऑफ वर्क इज विथ डिफरेंट एंगल्स. ओके, so now let us we will see some numericals how to find the work. Okay, so you can understand. So example number 1.1. Okay, so क्या दिया है, one object is there. Okay, if we are applied the force on this object and force applied on this object is given is 5 Newton. Okay, and the object is displaced. Okay, this displacement S is given is 2 meter. The object is displaced in direction of applied force is equal to 2 meters. So what is work done over here? So work we are getting is F into S. So here force is given 5 and S is given 10. So we are getting 10 joule. So here work done we are getting is 10 joule. यहाँ पे जो वर्क हुआ वो वर्क कितना हुआ, 10 जूल जितना वर्क हुआ. ठीक है, अब एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 11.2 जिसमें दिया हुआ है क्या है, एक पोर्टर है, वो पोर्टर लिफ्ट द लगेज. पोर्टर है वो 15 kg लगेज है उसको लिफ्ट कर रहा है ऑन योर हेड. इस लगेज पड़ा हुआ है 15 kg का, उसको लेफ्ट करके अपने हेड पे रख रहा है. ओके, एंड द हाइट ऑफ दिस लिफ्टिंग इज 1.5 मीटर. देन व्हाट इज वर्क डन. क्या है, यहाँ पे एक लगेज दिया हुआ है जिसका वेट दिया हुआ है 15 kg दिया हुआ है. अब क्या कर रहा है, वो आदमी है, वो पर्सन है, वो ये वेट को लिफ्ट करके अपने हेड पे रख रहा है. ठीक है, तो अब हेड पे रख रहा है तो ये लिफ्टिंग जो हो रहा है वो है 1.5 मीटर. मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो 1.5 मीटर. सो व्हाट इज वर्क डन. सो हियर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, वेट दिया है. तो इसको जब लिफ्ट करना है तो वेट कितना लगेगा, उस पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उतना, क्योंकि हियर वी आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी. ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं. सो दिस फोर्स F इज इक्वल टू वी कैन फाइंड इट मास इनटू जी. हम आगे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास. ठीक है, वेट और मास का डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे जितना वेट होगा उतना फोर्स लगेगा, मतलब F इज इक्वल टू m इंटू जी होगा. सो यहाँ पे m दिया है मास और g को हम 9.8 या तो 10 ले सकते हैं. ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो वी आर गेटिंग इज 150 is Newton is our force. So here work we are getting is 150 into displacement कितना हो रहा है, 1.5 हो रहा है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है 1.5 हो रहा है. तो यहाँ पे क्या आएगा, जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 15 225 जूल इज द वर्क. 225 जूल जितना वर्क है वहां पे हो रहा है. ठीक है, हम एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं तो आपकी पूरी समझ में आ जाएगा. ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट. The object is displacement is 8 meter in direction of force. The force and the object throughout the displacement. What is the work done by the force? एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इस पे फोर्स लग रहा है. फोर्स F is given 10 न्यूटन. फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन और ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो रहा है, S दिया हुआ है 8 मीटर. So what is work done? Work done we are getting is equal to F into S. So 10 into 8. So we are getting is 80 joule is the work done. इतना वर्क हो रहा है. ठीक है, सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है. ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है, a pair of bullock exert a force of 1400 Newton on a plug. एक बुलक है, वो प्लग है, उसको पुलिंग करने के लिए उस पे 1400 न्यूटन है वो फोर्स लगा रहा है. एंड द फील्ड बीइंग प्लगेड इज 15 मीटर लॉन्ग. तो ये फील्ड है वो 15 मीटर लॉन्ग तक प्लगिंग होता है. सो हाउ मच वर्क इज डन इन प्लगिंग द लेंथ ऑफ ए फील्ड. ठीक है, यहाँ पे एक प्लग है. ठीक है,
उस पे एक बुलॉक है वो फोर्स लगा रहा है, when force is given 1400 न्यूटन, और यहाँ से ये प्लगिंग हो रहा है, वो लेंथ ऑफ दिस प्लगिंग इज गिवन इज 15 मीटर लॉन्ग। तो कितना यहाँ पे वर्क होगा, तो यहाँ पे फोर्स 1400 न्यूटन है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वो 15 मीटर है, सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो 1400 इंटू 15, 1400 इंटू 15, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 142100 इज द वर्क डन, इतना वर्क यहाँ पे होगा। ठीक है, सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वर्क डन हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्क का कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। ओके, सो यू कैन रिवाइज and solve the numericals based on it. So in next class we will discuss about the energy. Thank you and have a nice day.